हमारे फादर वो कम्युनिस्ट आंदोलन में, नक्सलवाड़ी आंदोलन के समय में वो अपना नौकरी छोड़ करके, उस समय टेल्को की नौकरी बहुत महत्वपूर्ण नौकरी होती थी, और वो नौकरी छोड़ करके वो होल टाइमर हो गया था कि इसकी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ 3 दिन गायब रहती है, पता नहीं चलता है। या फिर मैं जाती थी तो मतलब 10 बजे रात में अगर घर लौट रही हूँ तो क्या करती है, 10 बजे रात में लौट रही है। तो ये ताना मुझे भी सुनना पड़ता था और हमारे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ा। उसमें बात करके मैंने कहा कि ये हम लोग आंदोलन दे सकते हैं, सावन का महीना है, सभी बहनें हाथ में मेहंदी लगाती हैं, एक हाथ में लिखे मुर्दाबाद, ये मोदी सरकार मुर्दाबाद, और एक हाथ में लगाए नीतीश और तेजस्वी खोलो कान, मुझे चाहिए। मजदूरों की बात होती है या महिलाओं की अधिकारों की बात होती है तो हम सब की जेहन में लाल झंडा लहराने लगता है, और वो तमाम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो सड़कों पर लाल झंडा लिए हवा में मुट्ठी लहराते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी तस्वीरें हमारे आंखों के सामने तैरने लगती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं जो अपने छात्र जीवन से ही वामपंथी आंदोलन से जुड़ी और सड़कों की लड़ाई को लड़ते आ रही हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर्स का लड़ाई हो या फिर महिलाओं की अन्य लड़ाइयां हों। अब वो सदन में जाने वाली हैं तो सड़क की लड़ाइयों का नेतृत्व करते हुए, हुंकार भरते हुए अब सदन के भीतर हुंकार भरेंगी। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ शशि यादव जी हैं। शशि यादव जी स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव हैं एवं CPIML की पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शशि जी, सड़क की लड़ाइयों का नेतृत्व करते हुए अब आपकी तैयारी सदन में जाने की है। आप बिहार के भीतर खास करके आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनके तहत और जो स्कीम वर्कर्स हैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ती हुई हैं। और दूसरी बात है कि आप CPIML की तरफ से जो लगातार महिलाओं के सवालों पर लड़ते रहा है, महिला आंदोलनों का एक बड़ा हिस्सा रहा है एपवा, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं, तो आप CPIML की पहली महिला होंगी जो सदन में जाएंगी। आप इस पूरी चीज को कैसे देख रही हैं? देखिए, ये जो सही बात है कि पहली महिला के रूप में है, मगर सदन में तो भाकपा माले की आवाज़ गूंजती रही है, और भाकपा माले ने, कम्युनिस्ट आंदोलन ने, और ख़ास करके भाकपा माले पार्टी महिलाओं को हमेशा ही एक मजबूत जगह देती रही है। वो आप पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक की कमेटियों में देखिए तो पोलित ब्यूरो से लेकर सेंट्रल कमेटी से लेकर स्टेट कमेटी से लेकर के आप प्रखंड और पंचायत कमेटियों में देखेंगे, और इसी वजह से आप देखेंगे कि महिला आंदोलन में मतलब कम्युनिस्ट आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, और बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व भी करती रही हैं। एक समय में, जिस समय सामंतवाद के खिलाफ जब लड़ाई चलती थी, तो महिलाओं की ज़बरदस्त भूमिका आप देखेंगे। तो ये हमारे, खास करके हमारी पार्टी का, भाकपा माले का, ये शुरू से ये रहा है कि महिलाओं को हम हर स्तर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, उनके अधिकार और सम्मान के साथ उनको आगे बढ़ाएं, ये रहा है। शशि जी, आपका वामपंथी आंदोलन से, CPIML से जुड़ाव कैसे हुआ? थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपकी जो पूरी यात्रा रही है, अभी तक की जो यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा हमको विस्तृत बताएं। इसमें अगर आप देखिए तो हमारे फादर वो कम्युनिस्ट आंदोलन में, नक्सलवाड़ी आंदोलन के समय में वो अपना नौकरी छोड़ करके, उस समय टेल्को की नौकरी बहुत महत्वपूर्ण नौकरी होती थी, और वो नौकरी छोड़ करके वो होल टाइमर हो गए थे, और उसी के समय लगभग हमारा जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर हमारी माँ ने बहुत क्राइसिस में परिवार को चलाया, मगर उस राजनीति से प्रभावित भी हुई। और फिर बाद में हमारी माँ भी, जिस समय पार्टी के जरिए महिला आंदोलन को संगठित किया जा रहा था, महिला संगठन बनाए जा रहे थे, उस समय हमारा एपवा नहीं था, विभिन्न स्टेट में अलग अलग नाम से संगठन हमारा चलता था। तो उस समय हमारी माँ भी उस आंदोलन का नेतृत्व जमशेदपुर में करती थी। निर्मला यादव उनका नाम है, और वो उस समय आंदोलन का नेतृत्व करती थी। और उस समय हम लोग छोटे थे, तो इससे एक जो हमारे घर का पूरा जो माहौल था वो कम्युनिस्ट माहौल था। हमारे फादर
बैठा करके हम सभी भाई बहनों को वो बताते थे कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में और पूरे कम्युनिस्ट इतिहास के बारे में वो बताते थे। तो इससे एक धीरे धीरे प्रेरणा लेते हुए ये जरूर मन में था कि सब लोग तो अपने लिए काम करते हैं, हम लोग अगर मतलब आगे बढ़े करें तो जरूर समाज के लिए कुछ करना चाहिए। नौकरी सारे लोग करते हैं, जीवन यापन सारे लोग करते हैं, तो समाज के लिए भी कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। और वहीं से छात्र संगठन ABSU था उस समय में, जी ABSU था, ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन। तो मैं ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ जमशेदपुर के, तो वहाँ उसे ABSU के माध्यम से वहाँ मैंने काम काज शुरू किया और वो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हुए वहाँ उस समय जो पार्टी के जिम्मेवार साथी थे उन्होंने बहुत प्रेरित किया पार्टी मेंबर बनने का। और ये पूरे माहौल को देखते हुए हमने पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद से ही धीरे धीरे कदम बढ़ता चला गया। और फिर हम लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए, कहिए कि इंटर करके, और पढ़ाई फिर आगे नहीं हम लोग कर पाए, एडमिशन लिए और छूट गई। और हम लोग उसके बाद पूरी तरह से फिर इस पार्टी के होल टाइमर के काम में एकदम पूरी तरह से पार्टी के काम में लग गए। जमशेदपुर छोड़ करके पटना आए, पटना से फिर पार्टी ने जिम्मेवारी दिल्ली दिया, तो दिल्ली में भी 3-4 साल हमने एपवा का काम किया। एपवा का जो स्थापना सम्मेलन है 94 में, वो मैं ऑर्गेनाइजर की भूमिका में मैं वहाँ थी। और इस तरह से कहिए कि कदम बढ़ते चले गए, जिम्मेवारियाँ मिलती चली गई, कदम बढ़ते चले गए। बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आप इन पूरी यात्रा में अपने आप को कहाँ देखती हैं और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, आज तो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि जिस समय में हम लोग लड़ करके आए तो आज भी समस्याएं हैं। आज भी जो हमारे नौजवान लोग आ रहे हैं होल टाइमर पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो समस्याएं तो आज भी उनको झेलनी होती है। मगर उस समय अगर आप कहेंगे तो एक लड़की, एक महिला को और ज़्यादा समस्याओं को झेलना पड़ता था। मैं जब जमशेदपुर में ही रहती थी और 3-3, 4-4 दिन मीटिंगों के लिए बाहर निकलती थी, तो हमारे परिवार को बहुत ताना सुनना पड़ता था कि इसकी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ 3 दिन गायब रहती है, पता नहीं चलता है। या फिर मैं जाती थी तो मतलब 10 बजे रात में अगर घर लौट रही हूँ तो क्या करती है, 10 बजे रात में लौट रही है। तो ये ताना मुझे भी सुनना पड़ता था और हमारे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ा। तो ये समस्याएं थी। इसके बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो कह लीजिए आर्थिक तंगी उस समय बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। फिर मतलब इन सारे चीज़ों को झेलते हुए मगर परिवार बहुत मददगार भूमिका में खड़ा रहा, क्योंकि परिवार हमारा मतलब हमारे फादर टेल्को एम्प्लॉय थे, तो इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से थोड़ी ठीक थी। तो परिवार मुझे बहुत आर्थिक रूप से कभी ये महसूस नहीं होने दिया। हमारी जब एक बेटी हुई तो उसको भी उन लोगों ने कहा कि तुम मतलब अपने कम्युनिस्ट, तुमको पूरी काम करने की आज़ादी है, तुम अपना पूरा काम करो, हम तुम्हारे बच्चे की पूरी परवरिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसको हमारे मदर फादर ने बहुत अच्छे से उसको मतलब उसको पूरा किया, जिससे कि मुझे इस मामले में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो ये करते हुए, और हमारी 2 बहनें भी यहाँ हैं, इन लोगों ने, हमारे भाई भी जो हैं, इन तमाम मतलब पूरे परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिस वजह से मुझे कभी ये आर्थिक कष्ट बहुत महसूस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते चले गए। और बाकी सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं तो बहुत तरह की कठिनाई आती है, उसमें भी एक लड़की हैं तो और पार्टी सर्किल में भी कह लीजिए कि बहुत तरह की कठिनाई आती है, बहुत तरह की चीज़ों को झेलना होता है। वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने झेला, बहुत सारी चीज़ों को मतलब कपड़े पर टिप्पणी होती थी, कैसे रहती हैं, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए थे तो मतलब वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। मगर जब बिहार आए तो बिहार उस समय ज़बरदस्त रूप से एक सामंतिक कल्चर में था, तो हम लोगों को कुछ चीज़ें और भी लगती थी। आप किसी से हंस के बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि छात्र संगठन में थे तो एक रूपता होती है, मगर उसमें पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये लगता था। फिर भी जब मुझे लगा कि नहीं, अगर समाज का काम मुझे करना है
तो समाज में चीज़ों को बदलना तो जरूरी है, मगर जब तक आप उसको पूरी तरह से बदलाव तो एक बैग नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे एक बदलाव होता है। मगर आप उस बदलाव को इनकार कर दें या वो चीज़ों को बिल्कुल इनकार कर दें तो आप उस समाज में इस्टेब्लिश्ड नहीं हो सकते हैं। तो उसको थोड़ा झेलते हुए, सहते हुए, बहस करते हुए, फाइट करते हुए आगे फिर बढ़ते चले गए। और फिर तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिला, समर्थन मिला, और सब लोगों को लगा कि नहीं और पार्टी ये उस समय महिला कार्यकर्ताओं के प्रति, उस समय क्या आज भी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष ध्यान देती है कि किस तरह से महिला कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाए। तो पार्टी बिल्कुल ध्यान देती है और वो दी तभी हम लोग इतना आगे बढ़े। अब बदलाव की बात कह रही हैं, जब आप जुड़ी तो देश के भीतर नक्सलवाड़ी का आंदोलन था, सीपीआई में अंडरग्राउंड भी रही, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर आप जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, इन बदलावों को आप किस तरह से देखती हैं? आपको कौन कौन से ऐसे बदलाव लगते हैं उससे, और जब तुलना करती हैं तो क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं? नक्सलवाड़ी आंदोलन के समय तो हम लोग नहीं थे, मगर नक्सलवाड़ी आंदोलन का की पूरी कहानी पढ़े भी हैं। प्रभाव था, हाँ, प्रभाव था। और हमारे मतलब फादर थे उस आंदोलन में डायरेक्ट। तो उस समय का जो आंदोलन था वो उस समय की ज़रूरत थी। 70 के दशक को मुक्ति के दशक में बदल दो तो वो उस समय की ज़रूरत थी और नौजवान कूद पड़े थे। तो उस समय की मान लीजिए जो भी कमी कमजोरी रही उसको उससे ही पार्टी सबक लेते हुए, विनोद मिश्रा सबक लेते हुए वो पार्टी अंडरग्राउंड मतलब के समय में जिस तरह से पूरी पार्टी का मतलब संचालन किए, तो वो कह लीजिए कि उस समय एक बड़ी बात थी। उस समय इसी की ज़रूरत थी। मगर उससे फिर हुआ कि नहीं, इससे हम पूरे मतलब पार्टी के अपने राजनीतिक प्रभाव को नहीं समेट सकते हैं या उतने व्यापक पैमाने पे पार्टी की राजनीति को नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर उस समय की कमेटी बैठ करके विचार विमर्श की और लगा कि नहीं, धीरे धीरे पार्टी को ओपन होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे पार्टी ओपन आई, फिर राजनीतिक पहलकदमियाँ तेज हुई, महिला आईपीएफ बना। पहले तो ओपन फ्रंट आईपीएफ था, आईपीएफ बना। आईपीएफ में हम लोग काम किए हुए हैं जमशेदपुर में। हमारे फादर वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो वो लोग किए हुए हैं। तो हम लोग भी उस समय आईपीएफ के समय में ओपन सत्र में हम लोग किए हुए हैं। तो ये एक आईपीएफ को पूरे देश में जिस तरह से समर्थन मिला और पूरे देश की जिस उस समय जो राजनीतिक मतलब उथल पुथल थी, उसमें मतलब इसको सपोर्ट मिलना एक बड़ी बात थी। और वहीं से फिर पार्टी और अन्य राजनीतिक चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए फिर पार्टी ओपन हुई। और फिर जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो आप लोगों के सामने है। महिला सवालों पर आप लगातार मुखर रहती हैं। देश के भीतर महिला आरक्षण को लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इसको लेकर के विरोध भी होते रहे हैं। एक जो बड़ी मांग है महिला आरक्षण में कि जाति के भीतर जो कोटा विद इन कोटा का जो रिजर्वेशन है, इसकी मांग को लेकर के खास करके सोशलिस्ट खेमा जो रहा है वो करते रहा है। आप महिला आरक्षण किस तौर पर देखती है और इन मांगों से कितनी सहमत है? कोटा विद इन कोटा। देखिए, सबसे पहले तो एक तरह से कह लीजिए कि एपवा और महिला संगठन ने ही इस आरक्षण के सवाल को हम लोगों ने उठाया और बहुत लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने सड़कों पे लाठियां भी खाए, संघर्ष मतलब बहुत तरह की चीज़ों को हम लोगों ने झेला। तो ये उस समय इसी बात पर ये आरक्षण रुक गया, तो कि नहीं, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बहुत तरह के सोशलिस्ट मूवमेंट के भी लोग उस समय जिस तरह की बात कहे, तो खैर फिर भी हम लोग संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। और बिल्कुल ये आज के समय में मतलब महिलाओं को आरक्षण मिलना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम जितनी भागीदारी चाहते हैं आज के डेट में भी, जबकि मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टियां भी इन चीज़ों पे सोचने लगी हैं, क्योंकि महिलाओं की जो पहलकदमी खुल रही है हर क्षेत्र में। अगर आप देखें तो शिक्षा से लेकर के पूरे सोसाइटी में अगर आप देखें तो वो एक परिवर्तन हुआ है। पहले लोग बेटियों को नहीं बाहर भेजना चाहते थे, मगर आज आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, लड़कियां धड़ल्ले से जा रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। पहले एक समय ये पैमाना था कि हमारी बहू का पैर कोई नहीं देखे, डेवड़ी से बाहर कोई पैर नहीं देखे, ये पैमाना था। मगर आज है कि किसकी बहू क्या नौकरी कर रही है
ये पैमाना हो गया है कि नहीं फलाने की बहू नौकरी कर रही है, ये अच्छी बात है, हमारी भी बहू कैसे नौकरी करे, हमारी भी बेटी कैसे आगे बढ़े। ये पैमाना जो एक क्रमशः बढ़ता चला गया है, इसमें महिला संगठन एपोआ की और तमाम महिला संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम लोगों ने लड़ करके इन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है, मगर जितनी उसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी नहीं है। तो ये भागीदारी आज भी पुरुष वर्चस्व डोमिनेट है, और राजनीति में तो और ज़्यादा। तो महिलाएं थोड़ा सा हिचकती भी हैं राजनीति में आने में। तो ये हिचक दूर तभी होगी, और ये तभी मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये उनकी बाध्यता हो जाएगी कि नहीं उतना तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले महिला आरक्षण जरूरी है। और बिल्कुल कोटा विदिन कोटा देने में क्या हर्ज है। इस बहाने को लेकर के जो लटकाती है, तो आप जो जैसे तमाम मतलब आरक्षण दे रहे हैं, तो महिला आरक्षण एक खास है, उनकी भी मतलब डिमांड सही है, तो बिल्कुल देना चाहिए कोटा विदिन कोटा। ये इस मांग पर हम एक इसमें बात कही जाती है कि आरक्षण महिला आरक्षण लागू हो तो कोटा विदिन कोटा के साथ ही लागू। आप क्या इस बात से सहमत हैं कि लागू हो तो उसके साथ ही लागू? नहीं, हम लोगों का ये रहा है कि भाई पहले आप लागू कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें भी हो जाएगा। अगर ये रहेगा, लागू करने की अगर मनसा रहेगी तो हो जा सकता है, मगर ये मनसा ही कह लीजिए कि ये टोटल आरक्षण को फंसा के रखने की मनसा है। जैसे अभी मोदी जी ने मतलब घोषणा किया, तो घोषणा किए, तो अब ये कब लागू होगा ये आप सब लोग देख रहे हैं कि लागू करने का कोई डेट निर्धारित नहीं है। तो बस घोषणा कर दिए कि ठीक है हमने ला दिया, बहुमत थी, वो पास हो गया। तो ये तो सिर्फ पूरे एक उलझा करके रखने की बात है, महिलाओं को एक मोटिवेट करके सिर्फ वोट लेने की बात है। अगर ये मनसा रहेगी तो वो मतलब जब आप बड़े बड़े काम कर लेते हैं तो ये काम क्यों नहीं होगा। तो आप अगर करना चाहें तो कोटा विदिन कोटा भी आप करके इसको लागू कर सकते हैं, अन्यथा आप लागू करके भी इसको कर सकते हैं। ये कोई बहुत बहस की बात नहीं है कि कुछ लोग इसको बनाए हुए हैं, मगर ये अड़चन है, इस वजह से ये मुझे नहीं लगता लागू हो। हाँ, और उसको जो कोटा विदिन कोटा बाद में भी किया जा सकता है, पहले उसको आरक्षण को लागू किया जाए। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की आप लड़ाई लड़ती रही हैं बिहार के भीतर। अभी जो हाल में जो आंदोलन हुए हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन हो, रसोइयों के आंदोलन हो, तो आप उसमें मुखर नेतृत्वकारी भूमिका में रही है। आप जो संगठन नेतृत्व कर रहा था उसकी महासचिव भी है। आप आने वाले दिनों में जो भी मांगे थी उन मांगों में कितना पूरा हुआ, कौन सी मांगे बची हुई है, उसके लिए कौन सी लड़ाइयाँ लड़ेंगी? देखिए, स्कीम वर्कर्स की मांग अगर आप कहिए तो ये केंद्रीय योजना है, और केंद्रीय योजना के तहत मतलब वो आशा कार्यकर्ता हो, फैसिलिटेटर हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, ममता हो, मिड डे मील वर्कर्स हो जो इस विद्यालय में जो खाना बनाती हैं, कुरियर हो, तो ममता कार्यकर्ता हो, और इस तरह के अदर स्टेट में और भी जल सहिया कहलाती हैं। तो इस तरह से मिला करके अगर आप देखें तो पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी संख्या है। और ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में इस स्कीम को, इस तरह के तमाम स्कीम को लाया गया कि मगर इस भाजपा के सरकार में 10 साल हो गए। इस सरकार में अगर आप कहिए तो इस स्कीम को खत्म करने की तरफ ही ये सरकार बढ़ रही है। आंगनबाड़ी और कहीं बजट दर बजट अगर आप देख लीजिए तो कहीं 1 रुपया इन लोगों को, इनके लिए नहीं बढ़ाया गया आंगनबाड़ी के, बल्कि कटौती ही की जा रही है। आंगनबाड़ी के बजट में कटौती की जा रही है, आशा के बजट में कटौती की जा रही है। तो ये कटौती ही कर रहे हैं इनको बढ़ाने के बजाय। मिड डे मील जैसे आप अगर आप देखें, स्कूल को 4 स्कूल मर्ज करके 1 स्कूल बना दिया जा रहा है, तो बाकी स्कूल की रसोइयाँ तो खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से आंगनबाड़ी का सेंटर है, आंगनबाड़ी सेंटर को भी खत्म किया जा रहा है। तो ये इस प्रोसेस में है। बल्कि बिहार में अगर आप कहिए तो 36,000 आशा कार्यकर्ता को सर्टिफिकेट जांच के नाम पर भाजपा की सरकार, जो पिछली भाजपा की सरकार थी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, 36,000 आशा कार्यकर्ता के पोर्टल को बंद कर दिया था। जिस समय आप बहाल किए उस समय आपने क्यों नहीं सर्टिफिकेट जांच किया कि आपने जो पैमाना तय किया है उसी के हिसाब से हम उनकी बहाली करेंगे?
वो नहीं आप करते हैं, क्योंकि उस समय कोई काम करने वाला नहीं था। तो आप उस समय तो जो जैसे भी आई महिलाएं आप उनको बहाल कर लिए, 8वां पास था, और आज आप खोज रहे हैं कि प्रॉपर सर्टिफिकेट हो। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़े, तब जा करके इन सारे लोगों का हम लोगों ने कहा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और आपको सारे लोगों की बहाली वापस, मतलब जो आपने पोर्टल रोका है उसको खोलना पड़ेगा, टोटल लोगों का, और खोला गया। तब तक महागठबंधन की सरकार हो गई थी और महागठबंधन की सरकार ने इसको खोला, भाजपा की सरकार ने तो नहीं खोला मगर महागठबंधन की सरकार। तो ये कहिए कि ये एक बड़ा सवाल है, और यही स्कीम वर्कर महिलाएं आज तमाम विभागों की रीढ़ है। मगर सरकार का जो नज़रिया है कि ये जो श्रमिक महिलाएं हैं इनके श्रम का बिल्कुल सस्ता दोहन जो होता है ये सरकार करती है। जिस तरह से महिलाओं के घर के कामकाज का कोई मूल्य नहीं है, उसी तरह से इस क्षेत्र में भी सरकार इसी नज़रिए से, पुरुषवादी नज़रिए से देखती है कि इनके चलिए ठीक है काम कर ली, हाथ उठाई कुछ दे दिया जाए। आशा कार्यकर्ता को कुछ, उनको तो मानदेय भी नहीं है, चलिए वो काम की उनको कुछ पारितोषिक आप दे दीजिए। आप समझ लीजिए कि जो रसोईया काम करती हैं, 8 घंटे ड्यूटी करती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, 1650 रुपये आप देते हैं, आंगनबाड़ी को 6000 रुपया देते हैं। कैसे किसी का इसका परिवार चलेगा? क्या समझते हैं इस काम के प्रति, क्या नज़रिया है? तो ये बिल्कुल केंद्र सरकार का नज़रिया इस संदर्भ में एकदम ही कहिए कि पुरुषवादी नज़रिया है। स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं कुछ देती है। आपने देखा कि जब बिहार में हम लोग इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े, पिछले बार 38 दिन का हड़ताल हुआ था, तब बिहार सरकार ने 1000 रुपया दिया, वो भी मानदेय शब्द कह करके, मगर उसको पारितोषिक कर दिया। इस बार 32 दिन का हड़ताल हुआ और तब जाकर के सरकार ने माना, महागठबंधन की सरकार थी, माना कि ठीक है मानदेय शब्द करेंगे, 1500 रुपया देंगे। मगर कह लीजिए कि उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय तेजस्वी जी, इन्होंने कैबिनेट लेटर भी तैयार, 1 महीना के अंदर विभाग ने कैबिनेट लेटर तैयार कर दिया। मगर हमारे जो नीतीश कुमार हैं, जो पलटी पुत्र हैं, तुरंत उसी समय उनके मन में पलटी मारने का था और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महागठबंधन को एज मिले, महागठबंधन का नाम हो। तो एक ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इस बात को उन्होंने फंसा करके रख दिया। अभी तक कैबिनेट में सिग्नेचर नहीं किया उन्होंने। तो ये सबसे अहम सवाल है आज के डेट में। बिहार की पूरी आशा कार्यकर्ता इस सवाल से जूझ रही है और मतलब सोच भी रही है कि जो हम, क्योंकि अभी जिस तरह से परिवारवाद पर सवाल चल रहे हैं, तो कई आशा कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि मैडम ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो क्या हम लोग उनके परिवार में नहीं आते हैं? आंगनबाड़ी बहनें पूछ रही हैं कि क्या हम लोग उनके परिवार में नहीं आते हैं, कि इस बजट में उन्होंने हमको कहीं कोई जगह नहीं दी। आज अभी भी समय है, ठीक है बजट में नहीं दी, अभी भी वो घोषणा कर सकते हैं, तो क्या हम लोग उनके परिवार में नहीं आते हैं? तो हमने कहा कि यही आप सोचिए कि मोदी जी का कौन परिवार है। मोदी जी का परिवार आज अडानी और अंबानी और इस तरह के ही लोग आज परिवार में हैं। तो हम लोग कहीं से भी जो मजदूर हैं, किसान हैं, अन्य वर्किंग महिलाएं हैं, जो तमाम किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, आज वो उनके परिवार में गिनती नहीं आती हैं। महिला आंदोलनों को लेकर के अगर हम बात करें तो स्त्रीवाद, फेमिनिज्म जो है अकादमिक बहसों में इस दौर में बहुत तेजी से एक आया है और हिस्सेदारी आई है। लेकिन एक आरोप लगते रहे हैं फेमिनिज्म पे और फेमिनिस्ट लोगों पे कि उनके, खासकर अकादमिक लोगों पे, कि उनकी फेमिनिज्म की बहस में मजदूरी का सवाल नहीं रहता है। महिला जो मजदूर हैं, जो दलित पिछड़ी वंचित महिलाएं हैं, उनके सवाल नहीं रहते हैं। वो एक ऐसी बातचीत, अकादमिक बातचीत करती हैं, चाहे वो अन्य जगहों पे है। इस पे आपको मैं टिप्पणी जानना चाहूँगा कि आप इस पे, आपकी इस पे क्या विचार है? नहीं, ये बिल्कुल अगर आप कहें तो महिला आंदोलनों का विमर्श बदला भी है, मुद्दे भी बदले हैं। अगर आप देखें तो चाहे वो हमारा महिला संगठन एपवा का भी आप अगर देखें या अन्य महिला संगठनों का भी अगर आप देखें, तो बात सही थी कि पहले इन सवालों पे हम लोग बहुत गंभीर नहीं हुआ करते थे। महिला आंदोलन का ये प्रश्न नहीं हुआ करता था। महिला आंदोलन का प्रमुख प्रश्न महिला सवाल ही हुआ करते थे, महिला उत्पीड़न के सवाल हुआ करते थे। मगर जिस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकलना शुरू की, और वर्किंग वीमेन आज यही लोग हैं बड़े पैमाने पे,
आज पूरे देश में अगर 1 करोड़ की संख्या है तो ये संख्या है। तो आज इनको महिला आंदोलन इन प्रश्नों पर मतलब आंदोलन किए बिना रह ही नहीं सकता है। इन प्रश्नों को आपको छूना ही मतलब छूना नहीं, गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी आप महिलाओं को बड़े पैमाने पे संगठित कर पाएंगे। और इसलिए अगर आप इसलिए देखेंगे कि तमाम महिला संगठनों को इन प्रश्न पे आज बोलना और लड़ना पड़ रहा है कि मतलब जो रसोइया है, जो आशा है, चाहे आंगनबाड़ी हैं, इनको कम से कम सरकार जीवन जीने लायक वेतन दे, क्योंकि इनका जो एकदम सस्ते श्रम के रूप में शोषण हो रहा है, इनका ये शोषण बंद हो, बल्कि इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए और इनको इनका सम्मान दिया जाए। क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह से मतलब 24-24 घंटे, आप 8 मार्च है कल, और 8 मार्च मतलब कह लीजिए कि पूरी दुनिया में इसलिए मतलब फेमस मनाया जाता है कि हमारी शिकागो की महिलाओं ने, मजदूर महिलाओं ने 8 घंटे काम के लिए ये इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने किया और गोली खाई और अपने खून से अपने ब्लाउज को लहराया उन्होंने कि मतलब चाहे हम शहीद हो जाएं मगर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज इसलिए पूरी दुनिया में 8 मार्च मनाया जाता है। तो ये जो मजदूरों का इतिहास है, ये जो महिला मजदूरों का इतिहास है, इस इतिहास को तो महिला संगठन, चाहे वो नारीवादी हो या कोई भी हो, इसको वो मिटा नहीं सकती, हटा नहीं सकती अपने आंदोलनों से। और इस सवाल को आज मजबूती के साथ उठ रहा है। आंदोलनों के दौरान आप कभी जेल गई हैं? नहीं, हम जेल नहीं गए। अच्छा, आप जेल नहीं गई हैं। हाँ, केस दर्जनों हुए हैं और केस लड़ रही हूँ, मगर अभी तक किन किन जगहों से आपने चुनाव लड़े और आपके क्या अनुभव रहे हैं उन चुनावों के? चुनाव तो देखिए, सबसे पहले मैं दरभंगा से लोकसभा की पार्टी ने मुझे लड़ाया और इसके बाद फिर मैं हिलसा से विधानसभा की चुनाव लड़ी। उस समय बहुत अच्छी स्थिति थी, सेकंड मतलब कहिए पोजीशन था। हाँ, और फिर उसके बाद विधानसभा में मसौढ़ी भी लड़ी हूँ, विधानसभा फिर पिछला दीघा भी महागठबंधन से लड़े हैं, और लोकसभा नालंदा लड़े हैं और फिर बाढ़ लड़े हैं। तो इतना चुनाव लड़ते रहे हैं। बतौर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, आपके लिए कौन से ऐसे आंदोलन हैं जो आपको याद रहते हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए बड़े आंदोलन रहे हैं? इसमें देखिए कि कई आंदोलन है और सबसे बड़ी बात है जो आप कह लीजिए कि महिला उत्पीड़न के कई सवाल तो हम लोग रोज बरोज लड़ते रहते हैं, मगर सबसे बड़ा जो बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर का, इस सवाल को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में जबरदस्त आंदोलन किए थे और सरकार को झुकना पड़ा था। नहीं तो ब्रजेश मोहन ठाकुर को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, बल्कि वो नीतीश के दाहिने हाथ थे और उस आंदोलन के बल पे सरकार को झुकाया हम लोगों ने और उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये बड़ा आंदोलन और चर्चित आंदोलन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इसमें हिस्सा लेना पड़ा, बिहार बंद तक में जाना पड़ा। और इससे पहले हम लोग छात्र संगठन में भी ज़बरदस्त आंदोलन मतलब बिहार में हम लोग किए हुए हैं। कई उस समय फीस मतलब फीस बढ़ोतरी के सवाल को लेकर के और अन्य सवालों को लेकर के बिहार में बड़े आंदोलन हुए। और स्कीम वर्कर के सवाल को लेकर के जो 2 हड़तालें हुई, वो ज़बरदस्त हड़ताल थी। आप 18 के 1 दिसंबर से हम लोग शुरू किए थे और वो 7 जनवरी तक 19 के चला था और वो ज़बरदस्त हड़ताल थी। पूरे बिहार की 90% आशा कार्यकर्ता उस हड़ताल में शामिल थी। और दूसरा हड़ताल ये 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 23 में हुआ, जिसमें ज़बरदस्त आप देखे होंगे कि ज़बरदस्त मतलब उसमें 100% तमाम पीएससी ठप हो गए थे और पूरी महिलाएं सड़कों पे उतरी थी। और वो आज मतलब वो अभी तक के बिहार में लोग यही बताते हैं, हम लोग तो जब से आंदोलन में 30 वर्षों से लगभग पटना में आंदोलन में हैं, उस तरह की महिला श्रमिकों की इतनी बड़ी गोलबंदी हम लोगों ने नहीं देखा था। और लोग बताते हैं कि शायद पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। तो वो एक आंदोलन था जो 3 अगस्त को हुआ था और ज़बरदस्त महिलाओं, पूरा पटना गुलाबी साड़ी से रंग गया था। तो वो ज़बरदस्त सब बड़ी गोलबंदी थी। और इसके पहले जो हुआ था, महिलाओं ने, आशा कार्यकर्ताओं ने 150 जगह पे ट्रेन को जाम किया था और 500 से ऊपर जगह पे सड़क को जाम किया था। तो ये ऐतिहासिक आंदोलन कुछ आपकी पूरी राजनीतिक यात्रा की कुछ ऐसी रोचक किस्से शायद मेरे सवालों से छूट गए हों
आपको लगता है कि वो बताना चाहिए, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो? ऐसा तो मतलब हम लोगों का कोई कोई ये संघर्ष से जुड़े हुए महिला आपके शुरुआती दिनों से या आपके दिनों से जुड़े हुए? हाँ, ये मतलब हम लोग तो कई बार आंदोलन मतलब में रहे हैं, मगर अब इस सवाल अभी तो दिमाग में उस तरह से बातें बहुत आ नहीं रही हैं। मगर जो हमने देखा कि ये जो इस बार का जो आंदोलन था, ये मैं अचानक ऐसे बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि क्या कुछ महिलाओं को जोड़ने के लिए मैं क्या करूं। तो कह लीजिए कि मैंने दिमाग में सावन का महीना था, वो मेरे दिमाग में आया कि महिलाएं, मुझे कोई कहा कि आइए, मेरी बहन के घर ही गए थे या कहा, लोगों ने कहा कि आपका हाथ खाली है, मैं मेहंदी लगा दूं। हम बोले नहीं, मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। तो बहुत पहले लगाते थे मगर अब नहीं लगाती हूँ। तो उसी पे सोचते हुए मुझे वामपंथी लगा, आंदोलनों का प्रभाव है? हाँ शायद तो, क्योंकि पहले मैं लगाती थी, तो मैं इसी पर सोचते सोचते मुझे लगा कि इसको क्यों ना आंदोलन का रूप दे दिया जाए। और उसी में मैं आपस में बात करके मैंने कहा कि ये हम लोग आंदोलन दे सकते हैं, सावन का महीना है, सभी बहनें हाथ में मेहंदी लगाती हैं, एक हाथ में लिखें कि नीतीश और मोदी मुर्दाबाद, ये मोदी सरकार मुर्दाबाद, और एक हाथ में लगाएं नीतीश और तेजस्वी खोलो कान, मुझे चाहिए मानदेय का अधिकार। और ये जबरदस्त रूप से पॉपुलर हुआ, और इसको हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोग ये दे दें कि सब जगह मतलब तेजस्वी जी के पीए के यहाँ, नीतीश जी के पीए के यहाँ, मतलब इसको एकदम सब लोग इसको लगाइए, फोटो खिंचाइए और सब मतलब इन अधिकारियों के यहाँ भेज दीजिए। सचमुच मतलब कि सारे अधिकारी, जब हम लोग वार्ता कर रहे थे, सब लोगों ने कहा कि ये आप लोग क्या कर दिए, ये पूरा एकदम मोबाइल हम लोगों का हैंग करने लगा। और ये तो आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि इस तरह से मेहंदी भी, मतलब कई लोगों ने कहा, जो कुछ विरोधी लोग थे, कि नहीं ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है, सावन में मेहंदी लोग अपने पति के नाम का लगाती हैं, ये दूसरे के नाम का हाथ में मेहंदी कैसे लगाएंगे। हम बोले कि ये आंदोलन की मेहंदी है, और आंदोलन मेहंदी भी का भी हम लोग, और ये मेहंदी हम लोगों का रंग लाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त आंदोलन के क्रम में, और फिर थाली पीटने वाला भी एक ज़बरदस्त रहा, कि कह लीजिए कि वो पहले जिस तरह से मोदी जी ने थाली पिटवाया था, या लोगों का था कि घर में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब छठियार में लोग थाली पीटती हैं, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आशा कार्यकर्ता का पेट खाली है, थाली खाली है, और इसलिए, और महिलाओं ने ज़बरदस्त उस कार्यक्रम, हम लोगों ने आधे घंटे का कहा था, एक घंटा, और तमाम अधिकारी के चैम्बर में जाके इतनी थाली बजाई, सारे लोग अपना पीएससी छोड़ के भाग गए। तो ये एक आंदोलनों का अनुभव। नए कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की अब क्या कहेंगे? देखिए, कम्युनिस्ट मतलब आंदोलन में, और कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो सही में वो गरीबों के आंदोलनों को एक ऊंचाई देती है, और जो भी मतलब कार्यकर्ता के प्रति जो सम्मान होता है, वो दूसरी पार्टियों में नहीं देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी भी घर से वो आते हों। ये सम्मान और ये अधिकार दूसरी किसी भी पार्टी में हम लोग नहीं देखते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आज समय की ज़रूरत भी है। आज जिस तरह से तानाशाही ताकत आगे बढ़ रही है, पूरे देश और बिहार को कुचल रही है, जो कुछ लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो हमारे छोटे ही अधिकार हो, वो जो हम लोगों ने हासिल किया है, ये सारी चीज़ों को ये तानाशाह सरकार, भाजपा और मोदी सरकार कुचल करके रख देगी। 24 में जो अगर ये सरकार आ गई इस चुनाव में, तो बहुत कुछ तहस नहस कर देगी। इसलिए आज ज़रूरत है कि हमारे तमाम नौजवान, हमारी तमाम महिला नौजवान और महिला बहनों को, तमाम लोगों को आज सड़कों पे उतरना होगा, संगठित होना होगा, और वामपंथी आंदोलनों के हाथ को मजबूत करना होगा, क्योंकि आज सही में वामपंथी ताकत ही है जो किसी को उससे डर नहीं है, और वो सर पे कफन बांध करके हमारे तमाम नेता एक साथ लड़ रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को इस ताकत को मजबूत करना होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे कॉमरेड शशि यादव को। शशि यादव CPI के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, और तमाम बातें आपको कैसे लगी
आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।